नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की जो अपनी क्लास हुई थी वह लोकसभा पर हुई थी, ठीक है जी। तो हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पढ़ चुके हैं। आइए अब संसदीय प्रक्रिया के तहत इसके क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके विषय में हम आज चर्चा करते हैं। चर्चा को शुरू करेंगे हम संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। अपना आज का जो टॉपिक है वह है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। संसद के सदस्यों को कौन से विशेषाधिकार प्रदान किए गए, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। कहां पर है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को दो प्रकार के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से पहले है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरे हैं सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार। तो अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को दो प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संसद सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार पर, ठीक है जी। और संसद के सदस्यों को जो है वह तीन प्रकार के व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्रदान किए गए, जिनमें से पहला जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, फर्स्ट जो आता है वह है गिरफ्तारी से छूट। पहला व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या हुआ? गिरफ्तारी से छूट। और इसमें क्या उल्लेखित किया गया है, सुनिए जी। संसद का सत्र चलने से 40 दिन पहले तथा सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक किसी भी संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो क्या प्रावधान है? संसद के सत्र के शुरू होने से 40 दिन पहले, और जब यह सत्र समाप्त हो जाता है तो सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक किसी भी संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान के चलो 7 अक्टूबर को संसद का सत्र जो है वो शुरू होता है। कब हुआ? 7 अक्टूबर को। तो 7 अक्टूबर से 40 दिन पहले, अब मान के चलो ये जो सत्र 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, यह 30 नवंबर तक चला। कब तक चला? 30 नवंबर तक, ठीक है जी। तो 30 नवंबर के 40 दिन बाद तक, 40 दिन बाद तक कोई भी संसद सदस्य गिरफ्तार नहीं किया जाए। पहली बात तो ये। आगे सुना, इसी में क्या प्रावधान है? ये जो गिरफ्तारी से अनुमति प्रदान की गई है, यह केवल दीवानी मामलों में प्रदान की गई है। कैसे मामले? दीवानी मामले, ठीक है जी। जो अपने फौजदारी
या फिर निवारक कानून होते हैं, उनके तहत यह उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो गिरफ्तारी से ये जो उन्मुक्ति है यह केवल दीवानी मामलों में है। फौजदारी और निवारक कानून के तहत गिरफ्तारी से यह जो छूट है या उन्मुक्ति है यह प्रदान नहीं की गई है। अब बात करें दीवानी मामले क्या है। दीवानी मामले जैसे कोई तलाक का मामला आ गया, ठीक है, कोई दहेज का मामला है, चाहे बांस का मामला है, ये सभी मामले दीवानी मामले कहलाते हैं। और ऐसे मामलों में संसद के किसी भी सदस्य को सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो उन्मुक्ति प्रदान की गई है यह फौजदारी का मतलब है किसी का मर्डर कर दिया, कहीं डकैती डाल ली, ठीक है जी, तो ऐसे मामले कहलाते हैं फौजदारी मामले। फौजदारी और निवारक निरोध, जैसा हमने जब आपको हमने मौलिक अधिकार कराया तो इसमें अनुच्छेद 22 कराया था, उसके तहत हम आपको बता चुके हैं निवारक कानून है, जैसे टाड़ा था, पोटा था, ठीक है, राशुका है, कोपे पोषा है, ये सभी क्या है, ये निवारक कानून है। और फौजदारी और निवारक कानून के तहत यह मुक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो ये था पहला व्यक्तिगत विशेषाधिकार। नेक्स्ट आगे हम दूसरे व्यक्तिगत विशेषाधिकार पर बात करें तो दूसरा व्यक्तिगत विशेषाधिकार है गवाही से छूट। गवाही से छूट। अब सुनिए जी, इसमें क्या प्रावधान है। सत्र चलने के दौरान, सत्र चलने के दौरान किसी भी संसद सदस्य को न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सत्र चलने के दौरान किसी भी संसद सदस्य को न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक संबंधित सदन का अध्यक्ष अनुमति प्रदान ना करे। ठीक है जी, तो ये था दूसरा व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तीसरे व्यक्तिगत विशेषाधिकार पर हम बात करें तो तीसरा व्यक्तिगत विशेषाधिकार आता है अपना वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता, इसके तहत क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें प्रावधान है सदन में कही गई किसी भी बात के लिए, किसी भी बात के लिए न्यायालय में केस दायर नहीं किया जाएगा। केस दायर नहीं किया जाएगा। बात समझ में? सदन में कही गई किसी भी बात के लिए न्यायालय में केस दायर नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सदन में कुछ भी बोलो, आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो संसद की प्रक्रिया या फिर सुनिए, सदन में कही गई किसी भी बात के लिए न्यायालय में क्या दायर नहीं होगा? केस दायर नहीं किया जाएगा। लेकिन संसद की प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जा सकती है। संसद की प्रक्रिया या फिर कह सकते हैं सदन की अवमानना। सदन की अवमानना के तहत क्या की जा सकती है? कार्यवाही की जा सकती है। ठीक जी, दोबारा से सुने। वाक स्वतंत्रता में क्या प्रावधान है? किसी भी सदन में किसी भी कही गई बात के लिए न्यायालय में केस दायर नहीं किया जाएगा। लेकिन संसद की प्रक्रिया या फिर सदन की अवमानना के तहत क्या की जा सकती है? कार्यवाही की जा सकती
है। इसका एक उदाहरण बात करें, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको इसी संसद की प्रक्रिया, संसद की अवमानना के तहत क्या किया गया था? दंडित किया गया था। उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया और लगभग 1 महीने की उन्हें जेल भी हुई थी। तो ये किसके तहत था? इसी के तहत था। संसद की प्रक्रिया या संसद की अवमानना के तहत क्या हुई थी? उन पर कार्यवाही की गई थी। तो ये था अपना तीसरा व्यक्तिगत विशेषाधिकार। इसमें एक प्रावधान और है जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे, उसे यहां पर भी देख लेते हैं। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 में यह कहा गया है कि संसद में किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। और कब तक चर्चा नहीं कर सकते? जब तक उस संबंधित न्यायाधीश पर महाभियोग लागू ना कर दिया जाए। यानी कि अनुच्छेद 121 के तहत संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते। वाक स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 121 प्रतिबंधित करता है कि संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी। और तब तक चर्चा नहीं की जाएगी जब तक उस न्यायाधीश पर महाभियोग लागू ना कर दिया जाए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा केवल महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ही की जा सकती है। ठीक है जी। तो ये थे अपने व्यक्तिगत विशेषाधिकार। दूसरे विशेषाधिकारों पर बात करें तो दूसरे विशेषाधिकार दिए गए हैं सामूहिक विशेषाधिकार। कौन से हैं? सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार। और संसद के सदस्यों को जो है वो 3 प्रकार के सामूहिक विशेषाधिकार प्राप्त है। कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए सब। पहला है संसद में व्यक्तियों के प्रवेश पर जो भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो संसद ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश पर क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है। ये पहला सामूहिक विशेषाधिकार होता है। सेकंड पर बात करें तो सुनिए जी, संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करना या अप्रकाशित रखने का अधिकार। तो संसद की जो कार्यवाहियां होती हैं उन्हें संसद चाहे तो प्रकाशित करवा सकती है, चाहे तो उनके प्रकाशन पर क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है। और तीसरा जो है वह क्या है? सदन की अवमानना के तहत दंडित करने का अधिकार। यदि कोई भी व्यक्ति संसद की अवमानना करता है तो उस व्यक्ति को संसद जो है वह दंडित कर सकती है। इसका भी एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो था वो विधानमंडल का क्या किया? अपमान किया था। तो विधानमंडल के द्वारा उस व्यक्ति को 3 वर्ष की जो थी वो सजा सुनाई गई थी। इसी के तहत था सदन की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार। तो ये थे संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। आइए
आगे अब चर्चा करते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है संसद सदस्यों की अयोग्यता। संसद सदस्यों की अयोग्यता, और इसका उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 102 में किया गया। कहां पर है? अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख किया गया है। तो सुनिए, अनुच्छेद 102 में उन आधारों का उल्लेख है जिन आधारों पर संसद के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला जो आधार है वह कौन सा है? यदि कोई संसद सदस्य विदेशी नागरिकता प्राप्त करे, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ले, या विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा भाव रखता, विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा भाव रखता। यह पहला आधार है। यदि कोई भी संसद का सदस्य किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है या फिर वह किसी विदेशी राष्ट्र के प्रति अपनी आत्मीयता या निष्ठा भाव रखता है। दूसरा जो आधार है वह क्या है जी? वह पागल हो जाए। क्या हो जाए? पागल हो जाए। तीसरा जो आधार है वह क्या है? वह दिवालिया घोषित हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए। इन पर हम पहले भी योग्यताओं के विषय में जो हम चर्चा की थी तब भी हम चर्चा कर चुके थे, पागल और दिवालिया क्या होता है। ठीक जी। और अंतिम है चौथा आधार, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के तहत अयोग्य घोषित हुआ, अयोग्य घोषित हुआ हो। ठीक जी। तो ये चार आधार हैं। यदि विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है कोई संसद का सदस्य, यदि वह पागल हो जाता है, यदि वह दिवालिया घोषित हो जाता है, या संसद ने जो अधिनियम बनाए हैं उन अधिनियमों के तहत क्या हुआ हो? अयोग्य घोषित हुआ हो। तो ये चार आधार होते हैं जिनके आधार पर संसद के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है। इसके लिए क्या था? जनप्रतिनिधि अधिनियम, अधिनियम 1951। संसद ने इस विषय में एक कानून बनाया हुआ है जिसे हम जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के नाम से जानते हैं। इसमें क्या उल्लेखित किया गया है कि यदि कोई भी संसद का सदस्य इन चारों आधारों पर अयोग्य घोषित होता है तो ऐसे सदस्यों की जो सदस्यता है वह किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन यहीं पर एक चीज और सुनना, राष्ट्रपति किसकी सिफारिश से इन आधारों पर अयोग्य घोषित किसी व्यक्ति की सदस्यता को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो राष्ट्रपति जी जो है वह
निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर क्या करेंगे? सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करेंगे। ठीक जी, दोबारा से सुनना, यदि इन चारों आधारों पर कोई भी संसद का सदस्य अयोग्य घोषित होता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर क्या करेंगे? संबंधित सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। यहां पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह को मानने के लिए क्या किया गया है? यहां पर बाध्य किया गया है। ठीक जी, चलिए साहब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इन चारों आधारों के अलावा और कौन सा आधार ऐसा है जिस आधार पर संसद के सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है? और वो आधार है दल बदल। कौन सा है? दल बदल। इन चारों आधारों के अलावा दल बदल के आधार पर भी सदस्यों की सदस्यता को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। लेकिन उन चारों आधारों पर जो भी थोड़ी देर पहले देखे, सदस्यता को समाप्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। लेकिन दल बदल के आधार पर सदस्यों की सदस्यता जो है या फिर दल बदल के आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा वो है संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति। बात समझ गए? दल बदल के आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा या फिर सदस्यों की सदस्यता जो समाप्त होगी वह है लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाएगा। ठीक जी, अब आइए हम इस दल बदल को समझते हैं। ये दल बदल है क्या चीज? तो सुनिए, दल बदल क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त दल के चुनाव चिन्ह के साथ क्या लड़ता है? चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद यदि वह किसी प्रलोभन के कारण किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? दल बदल कहा जाएगा। बात समझ गए? यदि कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त दल के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ता है और जीतने के बाद वह किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? दल बदल कहा जाएगा। ठीक जी, सुनिए साहब, ये जो दल बदल है, इस दल बदल के आधार पर भारत में सबसे पहले जिस राज्य की सरकार गिरी थी उस राज्य का नाम क्या है? तो वह राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा वह पहला राज्य है जिसमें दल बदल के आधार पर सरकार सबसे पहले गिरी थी। ठीक है जी, आगे बात करें इस दल बदल के विषय में। एक कहावत है, आया राम गया राम। एक जुमला प्रसिद्ध है, आया राम गया राम। यह कहां से संबंधित है? यह भी हरियाणा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? हरियाणा से। ठीक है जी, दो बातें की अब तक हमने आपसे। दल बदल के आधार पर या दल बदल के कारण सबसे पहले सरकार कहां की गिरी? हरियाणा की। आया राम गया राम का जुमला जो है दल बदल के विषय में प्रसिद्ध है और ये कहां से संबंधित है? ये भी हरियाणा से संबंधित है। कैसे संबंधित है वो सुनो।
हरियाणा के एक विधायक थे, नाम था जिनका गयाराम। गयाराम। इस गयाराम ने 24 घंटे में 3 बार अपनी पार्टी चेंज की। मात्र 24 घंटे के अंदर गयाराम नामक विधायक के द्वारा 24 घंटे में 3 बार अपनी पार्टी की सदस्यता को परिवर्तित किया गया। इसी कारण से ये जुमला आया, आयाराम गयाराम। कहां से आया? हरियाणा से आया। ठीक जी, चलिए साहब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दल बदल कानून का। दल बदल कानून। तो सुनिए, जब ये दल बदल बहुत अधिक मात्रा में देखा जाने लगा तो इसे रोकने के उद्देश्य से एक संविधान में संशोधन किया गया, जिसे हम 52वें संविधान संशोधन 1985 के नाम से जानते हैं। तो दल बदल कानून को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन 1985। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। यानी कि दल बदल कानून किस प्रधानमंत्री के काल में लागू किया गया? राजीव गांधी जी के काल। ठीक है जी। 52वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के एक तिहाई सदस्य एक साथ अपने दल की सदस्यता को त्यागते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? दल बदल नहीं माना जाएगा। यदि किसी भी पार्टी के एक तिहाई सदस्य एक साथ मिलकर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उसे क्या नहीं माना जाएगा? उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। ये प्रावधान किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक ठीक। इसके बाद इस दल बदल कानून को और कठोर बनाया गया। संविधान में फिर से एक संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। 91वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी के काल में किया गया। इसके तहत क्या प्रावधान किए गए सुनिए। सबसे पहले ये जो दल बदल था इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसे दल का विलय नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया? दल का विलय। और इसमें प्रावधान क्या किया गया था कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ अपने दल की सदस्यता त्याग कर किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उसे क्या नहीं माना जाएगा? दल बदल नहीं माना जाएगा। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रावधान क्या किया गया? 2/3 सदस्य जो है
वो एक साथ मिलकर के अपने दल को बदल सकते हैं, उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। इसी 91वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, दल का विलय किया गया। ठीक, अब सुनिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक सांसद या विधायक किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और उसके बाद अपनी सदस्यता किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे ही दल बदल माना जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा भी और क्या प्रावधान है, सुनिए जी। एक प्रावधान ये है, भाई कोई भी सदस्य अपने दल की सदस्यता त्याग कर दूसरे दल में शामिल होता है, दल बदल के आधार पर सदस्यता को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक जी। आगे का एक प्रावधान और सुनो, यदि पार्टी किसी सांसद या विधायक को निष्कासित कर देती है तो ऐसी स्थिति में वह विधायक किसी भी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है और उसे दल बदल नहीं माना जाए। बात समझ में? यदि पार्टी ही किसी सदस्य को निष्कासित कर देती है तो ऐसी स्थिति में वह सदस्य किसी भी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है और उसे दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता को क्या नहीं किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आगे सुनो, यदि कोई भी सांसद या विधायक अपनी पार्टी की विचारधारा के विपरीत मतदान करता है तो दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है पार्टी चेंज करने पर ही दल बदल लागू होगा। यदि आप पार्टी की विचारधारा के विपरीत जाकर के मतदान करते हैं तो उसे भी क्या माना जाएगा, दल बदल माना जाएगा। बात समझ में आई? चलिए साहब, इस दल बदल में थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, दल बदल के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, संबंधित सदन के अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा जो था वो दल बदल के आधार पर निर्णय लिया जाए। ठीक जी। यहां पर हम एक समिति की बात करेंगे, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। इस समिति का गठन 1990 में किया गया था। इस समिति के द्वारा दल बदल के विषय में एक विचार प्रकट किया गया था, एक सुझाव दिया गया था, और वो सुझाव क्या था, दिनेश गोस्वामी समिति ने यह सुझाव दिया कि दल बदल के आधार पर जो निर्णय लिया जाए, ठीक है जी, वह निर्वाचन आयोग की सलाह से, निर्वाचन आयोग की सलाह से किसके द्वारा लिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने यह सुझाव दिया था कि दल बदल के आधार पर जो निर्णय लिया जाए वह निर्वाचन आयोग की सलाह से, कौन ले, संसद में राष्ट्रपति और विधानमंडलों में किसके द्वारा लिया जाना चाहिए, राज्यपाल के द्वारा। ये सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा। ठीक जी। तो ये थी अपनी संसद सदस्यों की अयोग्यता। अब हम एक प्रश्न करते हैं आपसे, उस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। वो प्रश्न क्या है वो भी देख लीजिए। प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के तहत गलत कथन को चुनिए। अनुच्छेद 108 पर हमने चर्चा नहीं की, पर एक प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 108 के तहत गलत कथन को चुनिए। इसमें जो
पहला एक कथन दिया हुआ है, वह क्या है? इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। पहला कथन है इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दूसरा कथन क्या है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। और चौथा और अंतिम जो ऑप्शन है वह क्या है? संयुक्त बैठक में प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो ये प्रश्न है अनुच्छेद 108 के तहत गलत कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। और चौथा ऑप्शन है संयुक्त बैठक में प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। 4 ऑप्शन है। अब इस प्रश्न का आंसर जो है वह हम कल की क्लास में आपके लिए जो है वो देंगे। तब तक आप जो है वो अपना दिमाग लगाएं। इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे की चर्चा हम कल प्रारंभ करेंगे अगली क्लास में। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।